रीड करिए क्वेश्चन को। ए, बी और सी एक व्यवसाय में साझेदार हैं, पार्टनर्स हैं, और इनकी लाभ और हानि का जो अनुपात है 3:2:1 के अनुपात में है। ठीक है, विभाजन करते हैं और 30 जून 2025 को इसका चिट्ठा इस प्रकार से दिया हुआ है, बीच में है ना, साल के बीच में बताया जा रहा है। जिस दिन क्या हो रहा था, उस तारीख को सी व्यवसाय से सेवानिवृत्त हो रहा था, मतलब रिटायरमेंट ले रहा था। इनके परिसंपत्तियों यानी एसेट्स की मूल्यों को निम्नानुसार समायोजन करना है। करने पर सहमत हो गए हैं। क्या क्या सहमति हुई है? 5% की दर से विविध देनदारों पे क्या होगा, संदिग्ध ऋण का प्रावधान करना है। आरक्षित निधि करनी है। और फिर अगला यहाँ पे बोल रहा है, आरक्षित मतलब प्रावधान ही वही है। ठीक है, और स्टॉक का 5% और संयंत्र का 10% मूल्य ह्रास करना है। ठीक है, उस तारीख तक इसमें जो है चिट्ठे में ये बदलाव करने हैं एसेट्स की वैल्यू पर। अब भवन का एक स्वतंत्र मूल्यकर्ता द्वारा कितने रुपए में उनको वैल्यू किया गया है ना? तो ये 15,100 रुपए पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। अपने को पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है और साझेदारों की पूंजी खाता। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद ही कोई साल रहा होगा जिसमें पुनर्मूल्यांकन में क्वेश्चन नहीं आया होगा, वो भी प्रवेश के समय पे। यहाँ पे सेवानिवृत्त हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सेवानिवृत्त पे भी वही पैटर्न रहेगा, कोई ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। बस यहाँ पे आपको पुराना अनुपात और नया अनुपात में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी लाभ या हानि आएगा पुनर्मूल्यांकन के दौरान, वो जो है साझेदारों में कैसे बटेंगे वो हमको देखना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ख्याति का भी समायोजन आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं पूरा क्वेश्चन को। पहले रीड करिए क्या क्या दिया हुआ है। देनदार दिया हुआ है, लेनदार दिया हुआ है, सामान्य संचय दिया हुआ है, पूंजी दे रखा है। हालांकि ये पूंजी इस साइड लिखा रहता है ना, इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे रोकड़, बैंक, देनदार, स्कंद, संयंत्र, भवन, ये सारा कुछ संपत्तियां हमारी दे रखी है। और इसका टोटल हमारा कितना बनता है? इनका टोटल बनता है 37,600। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो चलो ठीक है, अब इसको तो छोटा करना पड़ेगा। ये वही है, इंग्लिश में है, बस कोई फर्क नहीं है उसमें। ये और ये मुझे उठाने पड़ेंगे। और इसको मुझे यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा। मैंने फॉर्मेट पहले से बना के रखा है जानबूझ के, क्योंकि टाइम ना खपे यहाँ पे अननेसेसरी। अब ये क्वेश्चन भी दिख रहा होगा और आंसर मैं लिखूंगा। चलिए आप लोग बढ़िया से देखिए इसको। क्वेश्चन तो समझ गए ना क्या करना है? अब यहाँ पे लाभ हानि समायोजन खाता, इसी को हम पुनर्मूल्यांकन खाता भी बोलते हैं। याद रखिएगा, समायोजन, लाभ हानि नियोजन और समायोजन दोनों अलग अलग शब्द है। ठीक है, तो नियोजन बोलेंगे तो लाभ हानि नियोजन खाता हम एक प्रकार से साझेदारों के बीच में लाभ को बांटने की बात करते हैं। लेकिन जब भी क्या होता है, कोई फर्म से छोड़कर जा रहा होता है या एंट्री ले रहा होता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि फर्म का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि पुनर्गठन हो रहा है, उस टाइम पे हम बनाते हैं समायोजन खाता। और ये जितने भी समायोजन खाता होते हैं, इसको हम पुनर्मूल्यांकन खाता भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई नया साझेदार आता है या कोई छोड़कर जा रहा होता है, उस समय संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन दोबारा से किया जाता है, इसलिए इसको पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन जो दे रखा है, इसमें से जब जब पुनर्मूल्यांकन खाता, ये भी एक प्रकार का कैसा खाता है, नाम मात्र का। कैसा खाता है? नाम मात्र का। नाम मात्र यानी नॉमिनल अकाउंट है। और जब नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं, तो वहां पे जब जब हमारे फायदे होंगे, क्या होंगे, लाभ, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और जब जब हमारे हानि होंगे, नुकसान, घाटे होंगे, तो हम उसको क्या लिखेंगे, घाटे बढ़ेंगे, घाटे ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। ये लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जब कोई संपत्तियों की कीमत बढ़ेगी तो हमको फायदा होगा। जब कोई दायित्वों का कीमत क्या होगा, अगर कोई, मैं वही पहली वाली बात है, संपत्ति की वैल्यू बढ़ेगी तब फायदा होगा, या दायित्व घटेंगे तब फायदा होगा। ठीक है ना? लेकिन वही जब इसकी जस्ट उल्टा होगा, संपत्ति क्या होगी, घटेगी, या दायित्व बढ़ेंगे, तो हमारा यहाँ पे हानि होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके लिए समझाने पर के लिए बस था मात्र, इसको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए, नीचे से लिखते चलता हूं मैं। सबसे पहले इन्होंने बोल रखा है सी सेवानिवृत्त हो रहा है, ये कहानी बात की बात है। हम यहाँ पे देखेंगे इन एडजस्टमेंट्स वाले पॉइंट पर।
सबसे पहले किन किन पर एडजस्टमेंट दिया गया है? संदिग्ध ऋण के लिए क्या दिया है? विविध देनदारों पर 5% आरक्षित करना है। तो देनदार हमारे पास यहाँ है, इस वाले पॉइंट पर क्या है? आप जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो पॉइंट ध्यान रखिएगा, जिस जिस पर समायोजन है उसको पहले पॉइंट आउट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद स्टॉक और संयंत्र पे है, तो स्कंद और संयंत्र इन दोनों पर भी है। ठीक है, और फिर इसके बाद भवन के ऊपर भी है। ठीक है, चलो ये तीन चीजें तो दिख गई। और इसके बाद दायित्वों के बारे में कोई भी बात यहाँ इन्होंने नहीं कही है। ठीक है, कि कोई दायित्व कम हुआ है ज्यादा हुआ है, बस इतना सा ध्यान रखना है। संपत्ति कम हो रहा है कि ज्यादा, ये ध्यान रखना है। और ध्यान रखना, जब भी हम क्या करते हैं देनदारों पे प्रावधान या संचय आरक्षित निधि बनाते हैं, इसका मतलब ये है कि देनदारों में कमी करना है। आरक्षण करना मतलब उसमें से कमी करना है, फिक्स करना है कुछ अमाउंट। तो 5% है, तो इससे क्या होगा? हमारे हानि होंगे। तो लिखेंगे देनदारों का प्रावधान, यहाँ पे लिख दीजिएगा देनदार, और यहाँ पे लिख देना आरक्षित निधि, जैसे कि इन्होंने बोल रखा है आरक्षित निधि। आपको ये बातें लिखनी है कि देनदारों में हम क्या कर रहे हैं, आरक्षित निधि। कैलकुलेशन भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, या तो आप वर्किंग नोट में दिखाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, यहाँ पे कचरा हो जाएगा नहीं तो। ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ, क्योंकि आपके काम का अभी फिलहाल समझने के लिए मैंने जो समझाया उसको आप फोकस करिएगा, जगह कम पड़ जाएगा नहीं तो मेरे लिए। चलिए, तो यहाँ पे कितना होगा? तो 5% निकालना है, तो 9,000 का 5%, 9,000 का 5%, 9,000 का 10% कितना होता है? सर 900 होता है। तो 5% उसका आधा, 900 का आधा कितना हो जाएगा? 450। तो ये हो जाएगा 450 रुपए। कैसे निकाला समझ में आ रहा है ना? कितना हो जाएगा? 450। हानि है। ठीक है, देनदारों का प्रावधान। अगला यहाँ पे स्टॉक 5% और इसका संयंत्र का 10%। मूल्यह्रास, मूल्यह्रास मतलब संपत्ति की कीमत में घटता हो रहा है, कमी हो रही है, तो ये भी हमारे लिए नुकसान वाली बात है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको भी इधर ही दिखाएंगे। किधर दिखाएंगे? स्टॉक और संयंत्र। आप दिखा दीजिएगा यहाँ पे स्टॉक में क्या कर रहे हैं, 5%। तो स्टॉक हमारा 7,000 का है, और 7,000 के अमाउंट पे हम क्या करेंगे, 5% का। तो लिखिएगा 7,000 अमाउंट पे 5%। 7,000 का अगर हम करते हैं 10% तो 700 होता, 700 का आधा होता है 350। समझ में आया ना? संयंत्र, संयंत्र का 10% करना है, तो संयंत्र हमारे पास है 6,000 रुपए का, ये दे रखा है। और 6,000 रुपए का हम क्या करने वाले हैं, 10% निकालने वाले हैं, तो 10/100 कितना हो जाएगा? 600 रुपया। क्लियर है सर? ये सारी चीजें तो चलो क्लियर होगी मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे देखते हैं कि कोई फायदा वाला भी पॉइंट है क्या। अब इन दोनों समायोजनों को तो हमने खत्म कर दिया, अब तीसरे वाली की। भवन एक स्वतंत्र मूल्यांकन करता द्वारा, यानी कि जिसको एक्चुरीज भी बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली एक टर्म है। तो जो स्वतंत्र मूल्यांकन करता ने इसको कितने में मूल्यांकन किया? 15,100, जो कि है यहाँ पे 14,000। अब वो आज मार्केट में उसका दाम बढ़ चुका है, इससे क्या होगा, फर्म को फायदा। तो यहाँ पे फायदा होने वाला है। जो चिट्ठे में कीमत कम की दिख रही है वो बढ़ के दिख रहा है, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि भवन में हमको फायदा होने वाला है। कितने से? तो लिख दीजिएगा यहाँ पे 15,100 नया कीमत में से पुरानी कीमत। ध्यान रखना, यहाँ पे हम केवल घटौती या बढ़ोतरी को लिखते हैं, कितने की बढ़ रही है या कितने की घट रही है। नए या पुराने कीमत का इसमें कोई भी डायरेक्टली उस अमाउंट को नहीं लिखा जाता है। कितने से चेंज हो रहा है, चेंज को लिखेंगे यहाँ पे। ओनली चेंज, ओनली चेंज। और जब नया चिट्ठा बनाएंगे तो इस चीज चेंज का इम्पैक्ट डाल के हम क्या करेंगे, फिर उस फाइनल चिट्ठे को, यानी कि नया बैलेंस शीट को हम बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो भवन में यहाँ पे 15,100 में से 14,000 कम कर दोगे तो 1,100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या टोटल किधर का ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे जहां तक मेरा ख्याल है डेबिट साइड भारी है। किधर भारी है? डेबिट भारी है ना? देखो 4,500 सारे एडजस्टमेंट हमने कर रखे हैं। अब हमको साझेदारों का ये पूर्ण मूल्यांकन खाता बना लिया हमने। इसका हम क्या कर रहे हैं, फाइनल दिखा रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, इस लाइन को मैं थोड़ा नीचे लिखूंगा। कितना हो जा रहा है? 4,500 प्लस ये कर दो, कितना हो जाएगा? 8,000। 8 6 कितना हो जा रहा है? 14,000 कितना हो जा रहा है जी? 1400 हो रहा है।
और इधर भी क्या लिख देंगे 1400, क्योंकि 1100 से ये भारी है, तो अपन इस दोनों साइड में लिख देंगे। समझ में आया क्या? ठीक है। अब यहाँ पे भारी था डेबिट साइड, इसलिए इसका शेष जो है क्रेडिट साइड दिखाई देगा, तो यहाँ पे लिख देंगे शेष। और ये शेष एक तरह से मैं यूं कहूँ कि ये साझेदारों को ही ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो ये हानि है, साझेदारों की पूंजी खाते को क्या कर देगा, घटा देगा, साझेदारों की पूंजी। और यहाँ पे लिख दीजिएगा ये हानि का शेष है, हानि शेष। ठीक है, तो कौन कौन से साझेदार हैं? तो ध्यान रखिए, जब भी पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं, तो ये उन सभी साझेदारों को इनका फायदा या नुकसान ट्रांसफर कर दिया जाता है जो पहले से फर्म में विद्यमान थे। अब इसके बाद जो है नए सिलसिले चालू होंगे। तो अभी फिलहाल हमारे पास तीनों साझेदारों का नाम लिखेंगे, ए, बी और सी। और यहाँ पे हमारा जो टोटल 300 का क्या आ रहा है डिफरेंस, क्योंकि 1400 में 11 और 1100 माइनस कर दोगे, 300 का डिफरेंस। और इन सभी का जो अनुपात है वो दे रखा है 3-2-1 के अनुपात। इसका मतलब इस 300 के जो डिफरेंस को, 300 का अगर आप क्या करेंगे, 6 टुकड़े करेंगे, क्योंकि 6 टुकड़े करके 3 टुकड़ा ए को देना है, 2 टुकड़ा बी को देना है और 3 टुकड़ा सी को देना है। तो 6 टुकड़ा करोगे तो 6×5 = 30 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 50 रुपए का एक टुकड़ा। कितना टुकड़ा? 50 रुपए का एक। तो 50 रुपए का एक टुकड़ा अगर आ रहा है, इसका मतलब है 50 × 3 करोगे तो ए का हिस्सा बन जाएगा, तो 150 हो जाएंगे। और 50 × 2 कर दोगे तो बी का हिस्सा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। और 50 × 1 करोगे तो 50। तो इसलिए हमने इसको 3-2-1 के अनुपात में बांट दिया। और ये हानि है, इससे उनकी पूंजियां क्या होगी, कम होंगी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने में, आयुषी? ठीक है। अब हम इसको बनाएंगे साझेदारों की पूंजी खाता। तो सबसे पहले साझेदारों की पूंजी खाता बनाते वक्त हमारे पास ये जो पूंजी खाता है इसका बैलेंस और जो सामान्य संचय है इसका बैलेंस, इन दोनों बैलेंसेस को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। मतलब जो पूंजी, यानी कि जो पूंजी का हिस्सा है या कोई कोई एक तरह से रिजर्व पड़ा हुआ है, कोई भी लाभ, वो साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो ये पुनर्मूल्यांकन का जो प्रभाव पड़ेगा, इसको भी क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कोई भी आहरण वगैरह यहाँ पे नहीं है, तो अभी फिलहाल हम इसको बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं इस वाले को चलो रहने देता हूँ। दिखाई दे रहा है? यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है, इसको आप क्या कर लीजिएगा, हाँ ए बी सी ही है, क्योंकि मैं धोखा खा चुका हूँ 2 जगह। तो यहाँ पे ए के पूंजी खाता में यहाँ पे लिखिएगा शेष, क्योंकि पूंजी का होता है क्रेडिट शेष, और क्रेडिट होगा तो ये बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, और घटेगा तो डेबिट करेंगे। तो शेष यहाँ पे दे रखा है, ए का शेष कितना दे रखा है, 10,000, बी का भी 10,000 और सी का भी 10,000। तो 10,000, 10,000 और 10,000, ये कहाँ से निकाल रहा है, ये चिट्ठे से। अब यहाँ पे इसके बाद सामान्य संचय है, तो इनको बांट दिया जाएगा। सामान्य संचय, सामान्य संचय कैसे बांटे जाएंगे? तो यहाँ पे आपका सामान्य संचय है 6,000, तो 6,000 के अमाउंट को अब इन तीनों साझेदारों में क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। तो चलो बांटते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 6,000 के अमाउंट को क्या करेंगे, तीन लोगों में बांट देंगे। तो 6,000 का 6 टुकड़ा करेंगे तो 1,000 एक टुकड़ा बनेगा। और ऐसे ऐसे 3 टुकड़े देने हैं ए को, तो 3,000 रुपए किसको जाएंगे, ये जाएगा 3,000 रुपए ए को। और वही कितना हुआ था, एक 2,000 रुपए किसको जाएगा, बी को जाएगा। और 1,000 रुपए सी को जाएगा। मेरे ख्याल से चिट्ठी में से ये दो जानकारियां आप आराम से निकाल पाओगे। और इसके बाद इसी में आपको क्या करना है, इस वाले का इम्पैक्ट डालना है। और ये अगर साझेदारों की पूंजी खाता वसूली खाते में किधर दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है आपका क्रेडिट साइड, तो इसका मतलब है ये जाएगा डेबिट साइड में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलो देखते हैं, तो 150 और 100 और 50 लिख देते हैं, 150, 100 और 50। ये साझेदारों की पूंजी को घटाएगा, क्योंकि ये हानि है। ठीक है, और हानि से पूंजी घटती है, तो इसलिए यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता से।
चलो यहाँ पे लिख देते हैं पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन खाता, लिख दीजिएगा ये हानि है। और यही फायदा होता तो किधर आता, इस तरफ आता है ना, याद रखिएगा। अभी हमको नुकसान हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे डेबिट साइड में दिखाया है, और पहले वाले को नुकसान हुआ था 150 का, इसको हुआ था 100 रुपए का, और इसको हुआ था 50 रुपए का। तो अभी और भी कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, इसका टोटल लिख देंगे। तो इनका टोटल इधर क्या हो रहा है, 13,000, इनका हो जाएगा 12,000, इनका हो जाएगा 11,000। यही सेम चीजें यहाँ पे लिख देंगे, 13,000, 12,000 और 11,000। यहाँ से अमाउंट माइनस करके शेष ले गया करके दिखाइएगा, शेष ले गए, कितना हो जाएगा। तो 13,000 में 150 कम कर दोगे तो ये हो जाएगा 12,850, ये हो जाएगा आपका 11,900, और ये हो जाएगा आपका 10,950। इस प्रकार से बनेगा। समझ आया।